वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकीपॉन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हम उसी सीरीज को आगे चला रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की, संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र की सीरीज को आगे चला रहे हैं। उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 1929-30 में जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी महामंदी आई थी, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। उस महामंदी के क्या कारण थे, मंदी का अर्थ क्या होता है, महामंदी का अर्थ क्या होता है, और जो उस महामंदी के क्या कारण रहे, क्या उसके प्रभाव रहे, भारत पर क्या प्रभाव रहे, अमेरिका पर क्या प्रभाव रहे, और कैसे इस महामंदी ने क्लासिकल अर्थशास्त्र को समाप्त किया, उसकी विचारधारा को समाप्त किया, और कीन्सियन अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। और कीन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को एक नई पहचान दी और अर्थशास्त्र की एक नई शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आपको पहले वाले वीडियो भी बहुत अच्छे लगे हैं और उनके लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 1929 और 1930 की जो महामंदी है, जो विश्व की सबसे बड़ी मंदी कही जाती है, द ग्रेट डिप्रेशन। उसके हम कारण जानेंगे, प्रभाव जानेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इस मंदी के कारण, कैसे इस महामंदी के कारण समष्टि अर्थशास्त्र का एक नई शाखा के रूप में जन्म हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारी न्यू सीरीज चल रही है संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से, जिसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलू बिल्कुल डिटेल में मिलने वाले। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पहले हम जान लेते हैं मंदी क्या होती है। मंदी का अर्थ क्या होता है? आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था का ऐसा कुचक्र है, दुष्चक्र है, जिसमें फंसकर आर्थिक समृद्धि या वृद्धि रुक जाती है एवं देश के विकास में बाधा पहुंचती है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो आर्थिक मंदी कोई एक चरण नहीं है, ये एक पूरा का पूरा चक्र है। ये क्या है? पूरा का पूरा चक्र है। और इस चक्र में फंसकर क्या होता है, इस चक्र में अगर हम इस चक्र को ऐसे बनाएं तो ये ऐसे चक्र चलता जाता है। और इस चक्र में फंसकर क्या होता है, जो देश का विकास होता है, देश का विकास रुक जाता है और देश का विकास पीछे की तरफ चलने लग जाता है। एक तो होता है पॉजिटिव विकास, जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है नेगेटिव विकास, जिसमें हम और हमारे देश के विकास में कमी आती जाती है। तो ये आर्थिक मंदी यही काम करती है कि वो देश के विकास में बाधा पहुंचाती है और आर्थिक समृद्धि को अवरुद्ध करती है। अब देखिए आगे, जब देश में वस्तुओं की भरमार हो किंतु खरीदार ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी। जब देश में वस्तुओं की भरमार हो, बहुत सारी वस्तुएं हो लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं हो। वस्तुओं की तो बहुत सारी भरमार हो लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं हो, कितना अलग लगता है ना। तो उसे ही हम आर्थिक मंदी कहते हैं। कहने का मतलब कि देश में प्रोडक्शन हुआ जा रहा है लेकिन उसको खरीदने वाले खरीदार नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। इसके कारण उद्योग धंधे क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उद्योग धंधे तबाह? क्योंकि जब कोई वस्तु खरीदेगा ही नहीं तो उद्योगों के पास क्या हो जाएगा? उनका माल बिकेगा नहीं, उद्योग धंधों का माल बिकेगा नहीं। और उनका माल नहीं बिकेगा तो वो क्या करेंगे? प्रोडक्शन कम करेंगे और बाद में कम करते करते क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगी स्थिति कि वो तबाह होने लग जाएंगे। एवं उद्योग तबाह होने से उनमें कार्यरत लोगों का रोजगार भी चल जाएगा। जो उद्योग धंधे बंद हो गए, उनमें जो लोग काम कर रहे थे वो भी क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे देश की आय भी घटेगी, समग्र मांग भी घटेगी और उत्पादन भी घट जाएगा। कहने का मतलब अगर हम देखें इसको तो आप देख सकते हैं कि ये सब चेन होती है। चेन होती है मतलब कि आपने रोजगार किया, ठीक है, रोजगार से क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, ठीक। उत्पादन होने के बाद क्या हुआ? उस उत्पादन से आय प्राप्त हुई और आय किसको दी गई? रोजगार में लगे श्रमिकों को, लोगों को। फिर उन श्रमिकों ने, रोजगार ने क्या किया? उस उत्पादन को खरीदा और अपना व्यय किया। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है, ऐसे करके, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है ऐसे, यानी कि एक का आय दूसरे का खर्चा होता है। मैं कोई खर्चा करता हूं तभी दूसरा व्यक्ति की आय होगी।
और दूसरा व्यक्ति कोई खर्च करेगा तभी हम लोगों की आय होती है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था चलती है। तो चूंकि अर्थव्यवस्था में अचानक से मंदी की स्थिति में क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन तो खूब होता है, लेकिन रोजगार की कमी और आय की कमी के कारण लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं, जिससे ये चक्र स्टार्ट हो जाता है। कौन सा चक्र? कि रोजगार नहीं होगा तो समग्र मांग घटेगी, समग्र मांग घटेगी तो क्या होगा? आय घटेगी, आय घटेगी तो क्या होगा? आय घटेगी तो फिर से वस्तुओं की मांग घट जाएगी। तो ये सारा का सारा चक्र ऐसे चलता है कि मान लीजिए मांग कम हुई, सबसे पहले किसी कारण से उपभोग घट गया, किसी कारण से, सी मतलब उपभोग, कंजप्शन, उपभोग घट गया। तो उपभोग घटेगा तो क्या होगा? उपभोग घटेगा तो जो प्रोडक्शन है मान लीजिए वो भी क्या होगा? घटेगा। और प्रोडक्शन घटेगा तो जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, वो भी क्या हो जाएगा? घटा देगी उद्योग धंधे। और एम्प्लॉयमेंट घटेगा तो आय क्या हो जाएगी? रोजगार में लोगों की वो भी घट जाएगी। और आय घटेगी तो फिर अगली अवधि में, ये तो पहली अवधि हो गई, फिर अगली अवधि में फिर से क्या होगा? उपभोग घटेगा। और फिर उपभोग घटेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्शन घटेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट घटेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट घटेगा, फिर राष्ट्रीय आय घटेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये चक्र चलता ही जाएगा कि उपभोग, उत्पादन, रोजगार और आय में कमी का ये चक्र कंटिन्यूअसली चलता जाता है। इसी को मंदी का दुष्चक्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मंदी का दुष्चक्र। क्योंकि ये ऐसा गंदा चक्र है कि अगर इसमें अर्थव्यवस्था फंस जाती है तो वो डाउन में जाती ही जाती है और उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। तो ये है मंदी का दुष्चक्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पैसा है, इस पैसे की कमी के कारण ही मंदी आती है और फिर मंदी आने के बाद ये पैसा ही हमसे गायब हो जाता है। यही है प्रॉब्लम सारी की सारी। अब देखिए आगे, वैश्विक आर्थिक मंदी का क्या अर्थ होता है? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी के कारण उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने तक डाउन ग्रोथ में वृद्धि दर में कमी हो जाए तो इसे हम वैश्विक आर्थिक मंदी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अभी अभी मैंने बताया था, मंदी का मतलब तो क्या हुआ? वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी होना। ठीक है, उसे हमने मंदी कहा था कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी हुई, इसके कारण उत्पादन में कमी हुई, उसके कारण फिर राष्ट्रीय आय में कमी हो गई और उपभोग में कमी हो गई। वो तो क्या थी? मंदी। देखिए मैं इधर से दोबारा समझा रहा हूं कि क्या हुआ? उपभोग में कमी हुई, उपभोग में कमी हुई तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ प्रोडक्शन में कमी हुई थी, प्रोडक्शन में कमी हुई तो फिर एम्प्लॉयमेंट में कमी हुई, एम्प्लॉयमेंट में कमी हुई तो फिर राष्ट्रीय आय में भी क्या हो गई? कमी। तो ये पहला चक्र था। फिर इसी चक्र को वापिस से स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय घटने से आपकी आय घटेगी तो आप उपभोग ज्यादा करोगे या कम? कम करोगे ना। तो फिर क्या होगा? फिर कम होगा उपभोग, फिर से अगले चरण स्टार्ट हो जाएगा, उपभोग कम होगा, फिर प्रोडक्शन कम होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट कम होगा और फिर से राष्ट्रीय आय घट जाएगी। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। तो ये तो मंदी हो गई। और वैश्विक आर्थिक मंदी क्या होती है? जब ये चक्र पूरी दुनिया में चलने लग जाता है, संपूर्ण विश्व में चलने लग जाता है ये चक्र, तो उसे कहते हैं हम वैश्विक आर्थिक मंदी। और इस चक्र में क्या होता है? जो समृद्धि दर है, जो जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो क्या हो जाता है? लगभग 3 महीने तक जब उसकी वृद्धि दर कम होती है तब उसे हम वैश्विक आर्थिक मंदी का रूप कहते हैं। ये जीडीपी क्या होती है? एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। बाद में आप जीडीपी को और डिटेल में समझेंगे, अभी मैं इतना ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वस्तुएं हैं आप देख सकते हैं, ये क्या है? वस्तुएं हैं सब। और इन वस्तुओं के कारण क्या हो रहा है? इनकी मांग कम हो गई है, परिवहन की मांग कम हो गई है, लोगों ने फ्लाइट में जाना बंद कर दिया है, परिवहन के संसाधनों का उपयोग बंद कर दिया है और वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया है, जिससे क्या हो गया है? उपभोग कम हो गया है। तो ये इस चीज का प्रतीक है कि मांग घट गई है, हर क्षेत्र में मांग घट गई है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों के विकास की रफ्तार भी घट गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ। सबसे पहले मैं बता दूं ये बुल यहां क्या कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये बुल क्यों लगाया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि शेयर मार्केट का प्रतीक होता है ये बुल। शेयर मार्केट का
प्रतीक होता है ये बुल। जितने भी शेयर मार्केट हैं उनको बुल से संबोधित किया जाता है। क्यों बुल क्यों लिया गया है शेयर मार्केट के लिए? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जैसे बुल होता है, सांड होता है ये, तो जैसे बुल में कितनी एनर्जी होती है, कितना ताकतवर होता है, वैसे ही ये शेयर मार्केट को आगे लेके जाता है। ये बुल, ये अर्थव्यवस्था की प्रगति का सूचक होता है। तो जितना ये बुल शक्तिशाली होगा उसका मतलब है शेयर मार्केट उतना ही शक्तिशाली होगा और उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही शक्तिशाली मानी जाएगी। लेकिन ये गुस्सैल भी होता है, नखरे भी करता है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में भी क्या होते हैं, नखरे होते हैं। नखरे मतलब कि कभी शेयर मार्केट में ऊपर चढ़ जाता है शेयर मार्केट, कभी नीचे गिर जाता है। और ये बुल भी है, किसी को मार भी सकता है। तो जो कुछ नए इन्वेस्टर आते हैं शेयर मार्केट में, जो अनजान होते हैं शेयर मार्केट से, उन्हें ये अपने सींग से मार देता है। मार देता है मतलब उनका नुकसान कर देता है। और जो इसकी सवारी करना सीख जाते हैं वो आराम से इसके ऊपर बैठ के पूरे दुनिया में राज करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि सांड के आगे, बुल के आगे कोई आ नहीं सकता। तो इस बात के लिए ये बुल को ही शेयर मार्केट का या आर्थिक समृद्धि का सूचक माना जाता है। अब हम आते हैं आर्थिक महामंदी का प्रारंभ। वर्ष 1923 में अमेरिका का शेयर बाजार चढ़ना शुरू हुआ और चढ़ता ही चले गया। 1923 से अमेरिका का शेयर बाजार बहुत तेज गति से चढ़ रहा था, लेकिन 1929 तक आते आते इसमें अस्थिरता आ गई और गिरावट के संकेत मिलने लगे। धीरे धीरे इसमें क्या आ गई, फ्लक्चुएशंस होने लगे, कभी घटता कभी बढ़ता और धीरे धीरे कमी होती जा रही। धीरे धीरे 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट के साथ वैश्विक महामंदी की शुरुआत हो गई। 29 अक्टूबर 1929 वो दिन था जिस दिन अमेरिका में शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट आई और यहीं से विश्व आर्थिक महामंदी की चपेट में आ गया। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार बहुत बुरी तरह से गिरा और एक ही दिन में 14 अरब डॉलर, उस जमाने में, ध्यान रखना आज के जमाने में नहीं है ये, 29 अक्टूबर 1929 की बात है, एक ही दिन में 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी शेयर बाजार को और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लगा होगा 1929 में। तो यहीं से आर्थिक महामंदी की, द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। देखें, बाजार बंद होने तक 12%, एक ही दिन में कितना मार्केट गिर गया देखिए आप, एक ही दिन में 12% शेयर बाजार गिर गया अमेरिका का। ऐसा आज तक के इतिहास में एक बार ही हुआ है। शेयर मार्केट में गिरावट आ चुकी थी। चूंकि इस दिन मंगलवार था इसलिए इसे काला मंगलवार या ब्लैक ट्यूसडे भी नाम दिया गया। शेयर मार्केट में इस भारी गिरावट के कारण इसे ब्लैक ट्यूसडे का नाम दिया गया क्योंकि ये मंगलवार था। जुलाई 1932 तक यही सिलसिला चलता रहा और शेयर बाजार 1929 का जो चरम था उससे 89% गिर गया। आप देख सकते हैं कि 1929 में जितना चरम था उससे गिरते गिरते 89%, 1932 तक 89% शेयर बाजार गिर चुका था। 89% गिरने का मतलब जानते हो क्या हुआ? कि आपने अगर 100 रुपए शेयर बाजार में लगाए थे तो 89 रुपए आपके उड़ चुके हैं और अब आपके पास कितने बचे हैं? केवल 11 रुपए बचे हैं। यानी कि आपके 100 रुपए घटकर कितने हो गए? अब 11 रुपए। इस तरीके से आप देख लीजिए कितना बड़ा नुकसान हुआ था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को। इसके बाद अगले एक दशक तक, 10 सालों तक दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक गतिविधियां ठप रही और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग खत्म हो गया। क्यों हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म? क्योंकि अमेरिका ने क्या कर दिया? अमेरिका ने कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए आयातों पर। आयातों पर क्यों प्रतिबंध लगा दिए? वो इसलिए लगा दिए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में उन सहारा मिले और लोग वहीं प्रोडक्शन करें ताकि वहां के लोगों का रोजगार नहीं जाए और अमेरिकी अर्थव्यवस्था जिंदा रहे। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कम कर दिया, तो उसका प्रभाव अलग अलग देशों ने भी यही किया। आप देख सकते हैं ये न्यूज है, आप इसको न्यूज को देखेंगे तो ये कब की न्यूज है? ये देखिए, ये है थर्सडे अक्टूबर 24, 1929 की, 24 अक्टूबर 1929 की न्यूज है। और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉल स्ट्रीट, ये अमेरिका का शेयर बाजार है, इन पैनिक एज स्टॉक्स क्रैश। तो ये जबरदस्त नुकसान हुआ था अमेरिकी शेयर बाजार को। ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर है।
देखिए, जब विश्व में महामंदी आई तो लोगों ने कैसे कैसे वो चलाए स्लोगन, $100 विल बाय दिस कार मस्ट हैव कैश लॉस्ट ऑल ऑन द स्टॉक मार्केट। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में गवा दिया है, मैं इस कार को $100 में बेचना चाहता हूं, किसी के पास $100 कैश हो तो वो ये कार मुझसे ले जाए। ऐसी स्थिति आ गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत बुरी गति हुई थी लोगों की। फिर है महामंदी के कारण। अब देखते हैं, इतनी बड़ी मंदी जो आई है उसका कोई तो कारण होगा। इसका एक कारण नहीं था, कुछ एक दो कारण रहे। पहला कारण हम समझते हैं, शेयर बाजार की बाहरी गिरावट को प्रमुख कारण क्या माना जाता है। शेयर बाजार धारकों के $40 अरब का सफाया हो गया। जो ये महामंदी आई उसका सबसे बड़ा कारण था शेयर बाजार में गिरावट। जो विश्व में आर्थिक मंदी आई उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि अमेरिकी शेयर बाजार में जो कमी आई, अचानक से जो इतनी गिरावट आई, उससे लोगों में भय व्याप्त हो गया, उसके कारण ये महामंदी आई। और इसके कारण क्या हुआ, शेयर धारकों के लगभग $40 अरब का नुकसान हो गया। शेयर धारकों के इतनी उनकी संपत्ति कम हो गई, इतने उनका नुकसान हो गया। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, 9,000 बैंकों का दिवाला निकल गया। यानी कि दिवाला निकल गया मतलब बैंक बिक गए, उनके अंदर संपत्ति नहीं बची। बैंक में जमा राशि का न बीमा नहीं था और उसके कारण लोगों की पूंजी खत्म हो गई। बीमा क्या होता है, आप जो पैसा बैंक में जमा कराते हैं सरकार उसका बीमा करती है। पता है ना आपको कि जैसे मान लीजिए आपके बैंक में 50 लाख रुपए हैं, तो अगर किसी कारण वो बैंक डूब गया तो क्या वो 50 लाख आपको सारे मिल जाएंगे? नहीं। भारत में ये कानून था कि 1 लाख रुपए ही मिल सकता है। अभी वर्तमान में मोदी सरकार ने इसको 1 लाख से बढ़ाकर, मैं जहां तक जानता हूं, 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि भले आपके 50 लाख हो, 50 करोड़ हो बैंक में, लेकिन अगर वो बैंक डूब गया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बैंक 5 लाख रुपए ही दे सकता है। इसे ही बीमा राशि कहते हैं। तो उस जमाने में क्या था, अमेरिका में बैंकों में जमा राशि का बीमा नहीं था। तो उससे क्या हुआ, बैंक डूबे 9,000, तो उससे लोगों की पूंजी भी खत्म हो गई। और जो बैंक बचे थे उन्होंने पैसे का लेन देन रोक दिया डर कर। तो लोगों ने क्या कर दिया, उपभोग बंद कर दिया, खरीदारी बंद कर दी, जिससे क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ। फिर वही चक्र स्टार्ट हो गया जो मैंने बताया, उपभोग कम हुआ, उपभोग कम हुआ। और उपभोग क्यों कम हुआ, उपभोग कम होने का सबसे बड़ा कारण शेयर मार्केट का डूबना और इन 9,000 बैंकों का दिवाला निकल जाना था, जिसके कारण लोगों का पैसा डूब गया और उससे दूसरे बैंक भी पैसा देने से कतराने लगे। तो ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई कि उपभोग कम हुआ, उपभोग कम हुआ तो फिर क्या हुआ, उत्पादन क्या हो गया, उत्पादन भी कम हो गया। और उत्पादन कम हुआ तो कंपनियों ने क्या किया, छटनी की, बेरोजगारी हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, रोजगार कम हुआ, तो आय भी क्या हो गई, लोगों की घट गई। और आय घटी तो ये प्रथम चक्र जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही फिर दूसरा चक्र वापस से स्टार्ट हो गया। जैसे आय घटेगी फिर से उपभोग घटने लग जाएगा, फिर से प्रोडक्शन घटेगा, फिर से एम्प्लॉयमेंट घटेगा और फिर से आय घटेगी। इस तरह से ये चक्र चलता रहा और संपूर्ण विश्व है वो आर्थिक दुष्चक्र में फंस गया। संपूर्ण विश्व आर्थिक दुष्चक्र में फंस गया, इतना बड़ा। और ये चक्र स्टार्ट होने का सबसे बड़ा कारण पहला शेयर मार्केट डूबना था अमेरिका का और दूसरा बैंकों का दिवालियापन था। आप देख सकते हैं ये बैंक का प्रतीक है, ये जो मॉडल है। अब आगे हम देखते हैं आर्थिक मंदी के तीसरा कारण क्या है। आर्थिक मंदी के इस वातावरण में अमेरिकी सरकार ने अपनी कंपनियों के संरक्षण के लिए होली स्मूथ टैरिफ योजना लाए। अमेरिकी सरकार ने जैसे ही मंदी आई, वैश्विक मंदी, और अमेरिका में जैसे नुकसान चालू हुआ, उन्होंने एक नीति स्टार्ट की, होली स्मूथ टैरिफ नीति। ये क्या थी, ये नीति वो थी जिससे आयातित वस्तुओं पर कर बहुत बढ़ गया। अमेरिका ने क्या किया कि जितनी भी आयात की जा रही थी वस्तु अमेरिका में, उन सब पर टैक्स क्या कर दिया, हाई कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। और जैसे ही टैक्स बढ़ाया तो अमेरिका में उन वस्तुओं का आयात क्या हो गया, जैसे ही टैक्स बढ़ता है आयात क्या हो गया, कम हो गया। तो अमेरिका ने दूसरे देशों से जो आयात किया जा रहा था सामान, उसको घटा दिया। क्यों घटा दिया, ताकि देश में उस वस्तु का उत्पादन हो सके और लोगों को रोजगार
मिल सके, ये सोचकर अमेरिका ने ऐसा कार्य किया। लेकिन इसका उल्टा इम्पैक्ट हुआ संपूर्ण विश्व पर। अमेरिका ने तो ये सोचा था इससे मेरे देश की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, लेकिन संपूर्ण विश्व में इसका उल्टा इम्पैक्ट हुआ। और वो क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व ने इसका जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई की मतलब कि जो विभिन्न देश थे अमेरिका के साथ जो व्यापार करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने भी अपने आयातों पर टैक्स बढ़ा दिया। तो सब देशों ने अपने आयातों को रोक दिया, जिससे क्या हुआ, जो जिन देशों में प्रोडक्शन ज्यादा था वो अपना निर्यात नहीं कर पाए और वहां पर भी बेरोजगारी आ गई। तो इस कारण से संपूर्ण विश्व इसकी चपेट में आ गया, इस महामंदी की चपेट में, ऐसे कारणों के कारण। अब देखिए महामंदी का क्या प्रभाव रहा। पहला प्रभाव, 1,30,00,000 लोग सीधे बेरोजगार हो गए। प्रत्यक्ष रूप में 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। 1929 से 1932 के दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, औद्योगिक उत्पादन था, वो 45% औद्योगिक उत्पादन घट गया। कितनी बड़ी गिरावट आप देख सकते हैं। 1929 से 1932 के दौरान आवास जो निर्माण दर थी उसमें भी 80% तक कमी आ गई। लोगों के आवास नहीं बन पा रहे थे, जो उनकी आवास निर्माण की जो दर थी, ग्रोथ रेट थी, वो भी 80% तक कम हो गई, घट गई इतनी। इस दौरान 5,000 से भी ज्यादा बैंक बंद हो गए, बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1933 तक बेरोजगारी की दर 3% से बढ़कर 25% हो गई। पहले 3% थी बेरोजगारी और इस महामंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़कर 25% हो गई। आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ में से 25 लाख लोग बेरोजगार हो जाएं अचानक से, कितना बड़ा प्रभाव। आप देख सकते हैं अमेरिका में उस दौरान लोगों ने कैसे अपने जॉब के लिए आवेदन किया। इन लोगों ने अपने गलों में ये टाक के प्रचार किया कि मुझे जॉब चाहिए, मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऐसे प्रचार किया। लोगों ने पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की, ताकि इस महामंदी के दौर में उन्हें शिक्षा प्राप्त हो तो वो नौकरी लग सके, जॉब मिल सके। ये कार्टून उनकी मेहनत का प्रतीक है कि लोगों ने जब नौकरी चली गई तो उन्होंने किस तरह से मेहनत की और आगे बढ़ने के लिए। अब आगे आते हैं महामंदी का विभिन्न देशों पर क्या क्या महाप्रभाव हुआ। सबसे पहले हम भारत पर प्रभाव देखते हैं। महामंदी काल के दौरान भारत के वैश्विक व्यापार में काफी कमी दर्ज की गई। क्यों? क्योंकि विश्व के लोगों ने क्या किया, विश्व के देशों ने आयात बंद कर दिया, तो भारत के भी निर्यात क्या हो गए, बंद हो गए। तो व्यापार में भारत का जो वैश्विक व्यापार है वो क्या हो गया, कम हो गया। 1929 से 1932 के दौरान आयात में जहां 47% की कमी हुई, हमारे देश के आयात में कितनी हुई, 47% की कमी हो गई, जबकि निर्यात में 49% की कमी हुई। इसलिए अगर हम देखे जाए तो भारत में थोड़ा सा कम इम्पैक्ट हुआ है महामंदी का, क्योंकि जितना आयात कम हुआ है उतना ही लगभग निर्यात कम हुआ है। 1928 से 1929 से 1933-34 के दौरान समुद्र के जरिए होने वाले एक्सपोर्ट में 55.75% से घटकर 1.25 अरब रुपए का हमारा व्यापार रह गया एक्सपोर्ट का, जबकि हमारा जो आयात था वो 55.51% से कम होकर 2.02 अरब रुपए पर सिमट गया। 1930 की महामंदी का भारत में सबसे ज्यादा असर किस पर देखने मिला, किसानों पर और काश्तकारों पर देखने को मिला। ऐसे काश्तकार जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करते थे वो बुरी तरह प्रभावित हुए। अर्थात ऐसे किसान जिनकी फसल वो विदेशों में बेचा करते थे, निर्यात किया करते थे, वो सबसे ज्यादा इसके नुकसान में गए। जिन काश्तकारों ने, किसानों ने कर्ज लिए थे, वो उत्पादन का सही मोल न मिलने के कारण वो क्या हुआ, वो कर्ज में डूबते चले गए और किसान जमीन बचाने के लिए फिर अपने क्या करने लगे, सोने चांदी के जेवर बेचने लगे, जिससे भारत का सोने का निर्यात बढ़ गया, लेकिन हमें फायदा नहीं हुआ। इतना भयंकर प्रभाव हुआ भारत पर भी। लेकिन ये शहरों तक नहीं था, केवल गांवों तक ही ज्यादा सीमित रहा उसका प्रभाव। फिर है अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका में बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1,30,00,000 तक पहुंच गई और यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका का जो यूरोपीय ऋण था वो डूबने की स्थिति में आ गया। अमेरिका ने जो यूरोप को ऋण दे रखा था वो भी क्या हो गया, डूबने की स्थिति में आ गया। क्यों? क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई थी। 1932 ईस्वी के चुनाव में आर्थिक संकट के कारण रिपब्लिक पार्टी का हूवर जो था वो पराजित हो गया और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रूसवेल्ट ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा के बल पर चुनाव जीता। इसका मतलब
अमेरिका का अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ा ही, और उस अर्थव्यवस्था के कारण राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। जो वहां की सरकार थी वो चली गई और दूसरी पार्टी वहां जीतकर आ गई। किसके बल पर? कि उन्होंने घोषणा की कि हम ये सुधार अर्थव्यवस्था में लाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। फिर आगे है समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा का जन्म। देखिए इस महामंदी से कैसे समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा का जन्म हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र का अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जॉन मेनार्ड कीन्स, ये जो कीन्स है उन्हें ही समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने 1929 से 1932 तक जो महामंदी आई थी उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, उसके कारण इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा गया जाता है। आज हम जो भी समष्टि अर्थशास्त्र बुक पढ़ रहे हैं वो इसी बुक पर आधारित है। लगभग द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये संपूर्ण सार इसी का है। कीन्स से पहले अर्थशास्त्र में इस चिंतन का बल था कि सारे श्रमिक जो भी काम करने के इच्छुक हैं उन्हें काम मिलेगा और सारे कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे और अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पे संतुलन बनी रहेगी और विकसित देशों में कभी बेरोजगारी नहीं होगी। कहने का मतलब जो कीन्स से पहले के अर्थशास्त्री थे उनको क्या कहते हैं हम? क्लासिकल अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं इनको, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्री। तो ये क्या थे? इनकी क्या सोच थी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की? ये जेबीसी के नियम पर आधारित थे और ये क्या मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है और अगर कभी वो पूर्ण रोजगार के स्तर से अर्थव्यवस्था हटेगी भी तो वापस से संतुलन हो जाएगा, इसलिए अर्थव्यवस्था में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसा उनकी मान्यता थी। लेकिन जो 1929 में महामंदी आई उसके कारण इन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के समस्त सिद्धांत फैल हो गए और उसके बाद एक नए युग का जन्म हुआ जॉन मेनार्ड कीन्स का, और उन्होंने अपनी बुक के माध्यम से इस थ्योरी को गलत बता दिया, क्लासिकल थ्योरी को, पूर्ण रोजगार के संतुलन की अवधारणा को गलत बता दिया और उन्होंने अल्प रोजगार के संतुलन की और विकसित देशों में जो ये बेरोजगारी आई है उसका कारण उन्होंने बताया। ये हैं, आप देख सकते हैं, ये हैं जॉन मेनार्ड कीन्स जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इन्हीं की ये हमारे को देन है समष्टि अर्थशास्त्र की, इन्हीं को जनक कहा जाता है। आप देखिए आगे, विचारों का जो ये पुराना संप्रदाय था कीन्स से पहले का, उसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता था। क्लासिकल अर्थशास्त्र जेबीसी का नियम बाजार नियम पर आधारित था और जेबीसी का ये बाजार नियम क्या था? पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। जेबीसी क्या कहते थे या क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते थे? क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि आप तो प्रोडक्शन कर दो, आप प्रोडक्शन अपने आप होगा तो उससे क्या होगा? मांग अपने आप जनरेट हो जाएगी। आप तो चीज बना के रख दो अर्थव्यवस्था में, उसको खरीदने वाले अपने आप मिल जाएंगे और दोनों में संतुलन हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जेबी से कहते थे कि प्रोडक्शन करके रख दीजिए अर्थव्यवस्था में, अपने आप मांग जनरेट होगी और दोनों फिर क्या हो जाएंगे? मांग और पूर्ति बराबर हो जाएगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहेगा क्योंकि समग्र मांग और समग्र पूर्ति हमेशा बराबर रहेगी अर्थव्यवस्था में। ये क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे। लेकिन 1929 से 1930-32 तक जो महामंदी आई उसने इस विचारधारा को समाप्त कर दिया। कीन्स ने महामंदी का कारण अपनी पुस्तक में बताया कि प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हो सकती है और यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं उत्पन्न करती है। जेबीसी ने तो क्या कहा था? जेबीसी ने तो कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। देखिए क्लासिकल अर्थशास्त्र तो किस पर आधारित था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, जबकि कीन्स क्या कह रहा है? कीन्स इसका उल्टा कह रहा है। कीन्स क्या कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करेगी बल्कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं उत्पन्न करेगी। तो इसका मतलब है कीन्स का संपूर्ण अर्थशास्त्र समग्र मांग या प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित था। समग्र मांग तथा प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित था। प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित था। उसने सारा ध्यान कीन्स ने उत्पादन पे नहीं मांग पे लगाया। उनका कहना था
कि उत्पादन नहीं, आप मांग बढ़ाओ और उस मांग की पूर्ति अपने आप होगी। तो इन्होंने तो क्या किया, पहले प्रोडक्शन लिया था फिर मांग ली थी। कीन्स क्या कह रहा है, पहले मांग लो, पहले मांग को बढ़ाओ, चीज की मांग उत्पन्न करो और फिर वो अपने आप पूर्ति उसके बराबर हो जाएगी। तो वो ये कहते थे मांग पूर्ति स्वयं उत्पन्न कर लेगी, जितनी मांग होगी उसकी पूर्ति के लिए प्रोड्यूसर जो आएंगे, उद्योगपति आएंगे, उद्योग धंधे खुलेंगे और अपने आप प्रोडक्शन हो जाएगा और दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे इन दोनों में अंतर था। प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, जहां एडी बराबर एएस होता है, उसी को कीन्स ने प्रभावपूर्ण मांग की संज्ञा दी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आप देख सकते हैं ये है जेबी से, क्लासिकल अर्थशास्त्र जेबीसी के इस नियम पर ही आधारित था। ये जेबीसी अर्थशास्त्री हैं, महान विचारक हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने विचार जो हैं कमेंट के माध्यम से मुझे शेयर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने ये जो कंटेंट बनाया है, जो मेहनत की है, वो आप लोगों के कितनी काम आ रही है। कोई इसमें प्रॉब्लम आई हो आपको तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपने थॉट्स भी बताऊंगा और आप उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसे समझा भी दूंगा। अब आप ध्यान देना, ये नई सीरीज चल रही है और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि आपके पास अर्थशास्त्र से संबंधित जो नोट्स हैं, जो ये ज्ञान है, वो प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे जुड़ते रहिए।